अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसवाक की सुन्नत हमको पता है, पानी पीने की सुन्नत हमको पता है, खाना खाने से पहले की सुन्नतें हमको पता है, लेकिन ब्रेन को रिफ्रेश करने की सुन्नत आपको पता है। चलिए आज हम आपको वो सुन्नत प्रैक्टिकल बताते हैं। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के तकाजे, दीन की बातें और मस्जिद नबवी में आपके ऊपर जो है पूरे तकाजों के बहुत ज्यादा जो बोझ होते थे, कभी कभी अल्लाह के नबी अपने जहन को भी रिफ्रेश करने के लिए मदीना मुनव्वरा के जो बागात है, यानी खजूरों के जो बागात है, उन बागात में जाया करते थे और वहां पे किस तरीके से काश्तकारी और खेती हो रही है, किसानों से भी मुलाकात करते थे। बाजारों में भी जाते थे। बाजारों में जाने के बाद में ताजिरों का क्या हालचाल है, तो इससे दो फायदे होते थे। एक तो हमको बागात का और बाजारों का दीन सीखने के लिए मिला, और दूसरा फायदा यह है कि आपका जहन जब आप एक काम में कंटिन्यूसली पूरे फोकस के साथ कर रहे हो और उससे थोड़ी देर के लिए हट जाते हो तो आपका ब्रेन रिफ्रेश होता है। और यही सुन्नत आज तमाम जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उसके अंदर लागू है। हर कंपनी का यह उसूल होता है कि 40 मिनट्स यानी 40 मिनट से ज्यादा आप कंटिन्यूसली अपने सीट पे यानी अपना जो कंप्यूटर वर्क है उसके बाद आपको एक ब्रेक लेना जरूरी है। चाहे वो 5 मिनट का हो तो वहां से अपनी कुर्सी से उठना पड़ता है। थोड़ा आगे जो है एक ओपन एरिया होता है जहां पे चाय कॉफी का इंतजाम होता है। वैसी जगह पे जाके आदमी थोड़ा सा चहलकदमी करता है, 2 मिनट 5 मिनट पानी पी लेता है या थोड़ा सा चाय कॉफी पी लेता है, या नहीं पीना है तो भी किसी को एक फोन लगा लेता है, ताकि जो कंटिन्यूसली काम कर रहा था उस काम से हटकर उसका ब्रेन रिफ्रेश हो सके। तो आज मुफ्ती साहब ने और हमने ये सोचे कि भाई हम लोग भी जो है आज हमारे ब्रेन को रिफ्रेश करने के लिए, मुफ्ती साहब के ऊपर भी बहुत ज्यादा काम के तकाजे रहते, मैं भी यहाँ पे मसरूफ रहता हूँ, तो हमने सोचे कि चलो आज वो सुन्नत को जिंदा करेंगे। और हमारे यहाँ पे एक पहाड़ी है, वो पहाड़ के ऊपर उसके चोटी के ऊपर जो है नाश्ता करके आएंगे। मकसद नाश्ता करना नहीं है, अल्लाह के नबी की वो सुन्नत को जिंदा करना है, लेकिन रास्ते से जो है रास्ते के हालात भी और वहां के हालात भी हम आपको बताएंगे ताकि आपका भी जहन रिफ्रेश हो सके। जी मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं आप? जी बिल्कुल जाएंगे ना इंशाल्लाह। जज़ाक अल्लाह। तो फिर चलो चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कारवां सफर की तरफ रवां दवां है। ये जो रास्ता है मोहतरम दोस्तों, इसका नाम है बापदेव घाट। इसको बापदेव घाट बोलते हैं। सामने आपको जो पहाड़ नजर आ रहा है, इसी पहाड़ के उस तरफ जो है वो नाश्ते के ये बने हुए हैं, जिसे हम लोग अपनी जुबान में क्या कह सकते हैं, खानावल कह सकते हैं। ऐसे ही जो है उसे रास्ता सेंटर भी कह सकते हैं माशाअल्लाह। तो ये शहर इसी जमाने में शहर पूना के बाहर शुमार होता था, लेकिन फिलहाल पूना शहर की आबादी इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों ने ये जो पहाड़ है, इन पहाड़ों को भी छोड़ा नहीं है। फिलहाल इन पहाड़ों के ऊपर भी प्लॉटिंग हो चुकी है, पहाड़ों के अतराफ में भी प्लॉटिंग हो चुकी है। आप देख सकते हैं, ये देखिए पहाड़ की जो घाटियां हैं, मैं आपको घाटियां बता रहा हूं, और घाटियों के अंदर भी आपको बिल्डिंगें, मकानात, घर वगैरह नजर आएंगे। चारों तरफ का अगर हम मंजर देखेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, ये जो घाटी है, इस घाटी के अंदर भी ये सारी बिल्डिंगें, इमारतें आप देख सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे एक पॉइंट असल में आप लोगों को बताना है, और वो पॉइंट ये है कि आप लोगों ने शायद खबर के अंदर अखबारात में पढ़े होंगे या न्यूज पिछले दिनों में सुने होंगे, उत्तराखंड के चमोली जिले के अंदर, उत्तराखंड के अंदर एक जिला है, इसका नाम है चमोली। चमोली जिले के अंदर जो है ग्लेशियर टूट गया, और वो ग्लेशियर टूटने की वजह से क्या हो गया, पानी का जो तूफान था इतनी तेजी के साथ में, मतलब वो ग्लेशियर टूट गया और पहाड़ के ऊपर एक तालाब था जिसके अंदर पानी जो है वो जमा था, और वो तालाब का जो जमा किया हुआ पानी था बहुत बड़ा, मतलब पानी का बहुत बड़ा जखीरा पहाड़ के ऊपर था। लेकिन जैसे ही वो जो ग्लेशियर है उसके टूटने की वजह से वो पूरा का पूरा पानी खुल गया, वो
अब पानी पहाड़ पे है तो आप सोच सकते हैं कि पहाड़ का पानी कहाँ गिरेगा, वो तो नीचे ही आएगा। अब वो पहले जो है वहाँ पे एक डैम बनाया हुआ था। देखिए हम लोग पहाड़ पे पहुँच चुके हैं और आप पूना शहर देख सकते हैं, इमारतें वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको वो किस्सा भी सुनाते चलूँगा साथ साथ में चमोली ज़िले का, कि असल में इंसानों की कुदरत के साथ में छेड़छाड़ का हमारे ज़िंदगी के ऊपर, हमारे लाइफ के ऊपर, यानी नेचर के साथ में हम लोग जो खिलवाड़ कर रहे हैं, उसका इफेक्ट, उसका असर हमारी अपनी लाइफ के ऊपर क्या पड़ रहा है। वो जो ग्लेशियर था उसका पूरा पानी नीचे इतनी ताकत के साथ में आया कि आप लोगों ने देखे होंगे कि वो बिजली बनाने का जो है वहाँ पे पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट था, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। वहाँ पे जो है जो सुरंगें थी उसके अंदर पूरा पानी घुस गया। उसमें घुसने के बाद में वही जो पानी है वो पानी पूरे अतराफ के बस्तियों के अंदर फैल गया और कई लोगों की उसके अंदर जानें चले गई, उनकी इमलाक उसके अंदर तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। और मकानात के अलावा जो है खेती बाड़ी, पूरा का पूरा जो निज़ाम था लोगों का, वो पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गया। क्या रीज़न है इसका? इसका रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग। इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि हम लोग ये डीजल की, पेट्रोल की जो गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, इनकी वजह से जो प्रदूषण हो रहा है और जो कंपनियां, फैक्ट्रियां जगह जगह पे लगाई जा रही है, उसका बराबर से इंतज़ाम नहीं है, बराबर से जो है उसका धुआं निकलने का सिस्टम नहीं है। वो नहीं होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रही है। और फिर इंसान जो है ये जंगलात को काट काट के, मुझे आप बताइए ना, ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ किसके रहने की जगह है? आप देखिए, ये अब हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं तो घाटी के अंदर आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी इमारतें बन चुकी है, बिल्डिंगें बन चुकी है, सोसाइटीज बन चुकी है। अब घाटी के अंदर ऐसी इमारतें बनेंगी, ऐसी बिल्डिंगें बनेंगी, ऐसी सोसाइटीज बनेंगी, तो इन पहाड़ों के दरमियान में जो रहने वाले जंगली जानवर है वो कहाँ जाएंगे? चलिए हम आपको बताते हैं थोड़ा सा और करीब से जाके। मुफ्ती साहब ने जो है गाड़ी को रोक दिए है। ये मैं आया हूँ यहाँ पे, देखिए, ये देखिए, आप देख सकते हैं ये पूरा पहाड़ी एरिया है। पहाड़ के बीच में देखो वहाँ पे जो है वो तालाब आपको नज़र आ रहा होगा। एक ज़माने में वो तालाब का जो दायरा है कम से कम 2-4 किलोमीटर का होगा, ये कोने से लेके वो कोने तक। इसी तरीके से ये दरमियान में आप देख सकते हैं पहाड़ को लगकर ही पूरी का पूरी बिल्डिंगें बनी हुई है। ऐसे ही आप देखो वो रोड के किनारे वहाँ पे भी एक छोटा सा तालाब आपको नज़र आ रहा होगा, दिख रहा है आपको वो तालाब? वो जो तालाब है, देखो कार आ रही है उसके वो साइड से तालाब। मुफ्ती साहब तो ये बस्ती के ही रहने वाले, उनका घर यहीं पे है, इसी बस्ती में वो रहते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने तो देखे होंगे कि ये तालाब किसी ज़माने में बड़े बड़े तालाब होंगे। क्या बोलते मुफ्ती साहब? बिल्कुल जी, बड़े थे तालाब जी। ये देखो ना अभी कितने बड़े बड़े तालाब होंगे, ये बड़े बड़े, देखो ना वो पहाड़ से ये पहाड़ के बीच में पूरी तालाब की जगह तो उतनी होंगी। अब देखो वो पूरी एक बिल्डिंगों की लाइन बन गई वहाँ पे, तालाब सिकुड़ते 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 वो तालाब की बजाय एक गटर नजर आ रहा, वो छोटा सा, यानी उसका दायरा इतना महदूद हो चुका है। तो क्या होता है, हम इंसान जो ग्लोबल वार्मिंग, यानी पूरी दुनिया में जो हमारी वजह से, यानी हम इंसानों की वजह से, लोग बोलते हैं कि दुनिया के अंदर जो दुनिया को खतरा है, दुनिया को खतरा दुनिया में रहने वाले जानवरों की वजह से नहीं है, चौपाइयों की वजह से नहीं है, चरिंदों परिंदों की वजह से नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ ये इंसानों के उनके घरों पे भी कब्जे करने की वजह से है। परिंदों ने आके हमारे घरों पे कब्जे नहीं किए, लेकिन हमने देखो उनके घरों पे, उनकी जगह पे। तो ये पहाड़ों के बीच में बिल्डिंगें बन गई, पहाड़ों के दरमियान में जो जगह। अब मुझे आप बताओ, आप लोग आए दिन खबरें सुनते होंगे, पूना शहर के अंदर ही आज से 1 महीना पहले जो जंगली भैंसे है, जंगली भैंसे, जो जंगली भैंसे है, वो जंगली भैंसे शहर के अंदर आ गए थे। एक एरिया के अंदर इंसानों ने जो है वो बेचारों को ऐसा परेशान किए कि बाद में वो मर गया, वो जंगली भैंसा जो था। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैंने जब उसके मरने की खबर सुना तो मुझे इतना अफसोस हुआ। लोग कहने लगे, बोले वो जंगली भैंसा शहर में आया। अरे भाई, वो जंगली भैंसा शहर में नहीं आया। चलो मुफ्ती साहब बढ़ते हैं आगे। वो जो जंगली भैंसा है वो शहर में नहीं आया। आप शहर के लोग
वो जंगली भैंसे के एरिया में दाखिल हो गए। आपने गौर ही नहीं की है कि जो शहर के लोग हैं वो उसके एरिया में दाखिल हो गए। वो ओरिजिनल में तो उसकी जगह तो वही थी, क्योंकि पहले ज़माने में वहाँ तक ऐसी बस्तियाँ बनी हुई नहीं थी। अब आप लोगों ने बस्तियों को जंगलों के अंदर तक लेके चले गए, तो वो बेचारे जो जंगली जानवर है वो कहाँ पे जाएंगे। ऐसे ही पिछले दिनों में हैदराबाद के अंदर जो सैलाब आया, सैलाब की वजह से बस्तियों के अंदर पानी घुस गया, घरों में पानी घुस गया। तो लोगों ने क्या अफवाहें उड़ाई, लोग कहने लगे, बोले पानी लोगों के घरों में घुस गया। अरे भाई, पानी लोगों के घरों में नहीं घुसा, बल्कि एक जमाने में वहां पे तालाब था, इतना बड़ा तालाब था। वो तालाब के बारने पे तुमने बस्ती बसा दी है, और तुमने वो तालाब के ऊपर जो है बस्ती बसा दी है पूरी, तुमने वो पूरे तालाब को घेर लिए। तो तालाब तुम्हारे घरों में नहीं घुसा रे भाई, तुम लोग तालाब के अंदर घुस गए। पूरी का पूरी कॉलोनी तुमने तालाब के अंदर बना दी, पूरा का पूरा महल्ला तुमने तालाब के अंदर बना दिया। अब अल्लाह ताला का निजाम है, वो तो कुदरत है कि अल्लाह ने तालाब को उतनी जगह दी हुई थी। अब बारिश बढ़ गई तो तालाब का पानी तो तालाब की जगह पे जमा हो गया। अब तालाब को इससे क्या लेना देना है, वहाँ पे तुम्हारे घर है या नहीं है, या तुमने वहाँ पे बंगले बना दिए या हवेलियां बना दी है। तालाब का पानी तो अपनी जगह पे जमा हो गया। आपको ऐसा लग रहा बस्तियों में घुसा, बस्तियों में नहीं घुसा। अरे इंसानों, तुम तालाबों में घुस गए, तुम जंगलों में घुस गए, इसलिए जंगली जानवर और तालाब का पानी तुम्हारे घरों में घुस रहा है। कि हमारी कमजोरियां, हमारी कोताहियां हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है उसकी वजह से चमोली जिले के अंदर जो इतना बड़ा वहां पे वो तालाब टूट के पूरा का पूरा उसने जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया, जहाँ पे बिजली तैयार होती थी। ऐसे ही हैदराबाद के अंदर घरों में पानी घुस गया। ऐसे ही पूना के अंदर जो है वो जंगली भैंसा घुस गया था। उसके अलावा आए दिन हम ऐसी खबरें सुनते रहते हैं जिसके अंदर जो है पूरी दुनिया के अंदर ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब मौसम नाम की तो कोई चीज रही नहीं। 3 दिन पहले मैंने जो बारिश का वीडियो शूट करके मेरे चैनल पे डाला था, आप सोचो, कोई सोच सकता है ये बारिश का मौसम है? अरे भाई, ये तो मौसम उसका है, क्या बोलते हैं मुफ्ती साहब इसको, ठंडी का, सर्दी का मौसम है। ये तो फरवरी का महीना चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद ऐसी तूफानी बारिश के बड़े बड़े ओले जो है वो रास्ते से गिरे, और वो बारिश के साथ में गिरे। चलो यहीं पे है क्या वो अपने को जहाँ नाश्ता करने का है? हाँ, दही मिसड़ स्पेशल यहीं दिख रही, देखो अपने को यहीं पे मिसड़ खाने का है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नत को जिंदा करने का है, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे ही वक्तन फवक्तन जो है मदीना के बागों में और मदीना के बाज़ारों की सैर किया करते थे, बाहर निकला करते थे। चलिए, मिसळ आहेत ना? कोणकोणती मिसळ आहेत? नॉर्मल मिसळ आणि दही मिसळ, स्पेशल मिसळ. पुण्यातून आले आम्ही तुमची मिसळ खायला, आणि आमच्या यूट्यूब चॅनल आहे त्याच्यावरती सुद्धा आम्ही तुमचे रेस्टॉरंटचे ॲडव्हर्टाइजमेंट करू आणि ते टाकू. ठीक है, चालेल, ओके. माशाल्लाह मोहतरम दोस्तों, ये रेस्टोरेंट जहाँ पे हम लोग मिसळ खाने के लिए आए हैं, काफ़ी बेहतरीन हम लोगों को ये लग रही है, और इनका जो इन्वायरमेंट है और जो बनावट है और पूरी का पूरी जो खुली बैठक है. मुफ्ती साहब, आप कुछ फरमाइए, कैसा लगा आपको? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगा. अच्छा लग रहा ना? सफ़र भी अच्छा लगा, और ये रेस्टोरेंट कैसा लग रहा तुमको? अच्छा लग रहा ना? साफ़ सफाई भी अच्छी लग रही माशाल्लाह. ग्लास वगैरह की क्वालिटी भी मेरे को एकदम यानी क्लासिक लुक मिल रहा है उसकी वजह से. क्या नाम है इसका? अस्मिता वड़े वाले. ठीक है, माशाल्लाह. मुफ्ती साहब, मिसळ आ चुकी है, देखो मिसळ के साथ में ये पपड़ है, नीचे मिसळ है, साथ में दही है कटोरी के अंदर, और ये क्या है, ये मिसळ के साथ में उसका रस्सा है, और पाव है. पाव के साथ में कचूमर भी मुझे नज़र आ रहा है. चलिए ज़रा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं. ये
बाल्टी जो है इसको थोड़ा सा रस्से की बाल्टी को बाहर करते हैं, पाव को थोड़ा अलग करते हैं, पकड़ को, और एक दूसरे में सारी चीज़ों को मिलाते हैं और उसके बाद देखते हैं इंशाअल्लाह मिसळ का टेस्ट कैसा है। क्या फरमाते हैं आप? जी मुफ्ती साहब, ज़रा टेस्ट के बारे में कुछ फरमाइए, आपको कैसा टेस्ट लग रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा है टेस्ट। अपन ने वो जेजूरी में खाए थे, याद है क्या तुमको मिसळ? वैसा लग रहा क्या उससे अच्छा लग रहा? नहीं, वैसे ही लग रहा माशाल्लाह, वो भी बहुत स्पेशल था। वो मुझे बहुत मज़ा आया था यार जेजूरी में, लेकिन माशाल्लाह ये भी टेस्ट ऐसा नहीं कि ख़राब है, अच्छा टेस्ट है माशाल्लाह। अब जो है मैं भी ज़रा मुफ्ती साहब एक लुक़मा लेके उसका टेस्ट बताता हूँ इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह बेहतरीन मुफ्ती साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकश शुक्र। अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है, करम है, फ़ज़ल है, एहसान है। उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फ़ज़लो करम से ये लुक़मा खिलाया। बोलो किसके फ़ज़लो करम से? बोलो किसके फ़ज़लो करम से? किसके? अपने मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजल करम से खिलाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्क़ि मन सक़ानी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा अरवअना व अशबअना व अनअम अलैना व अफ़द्दल। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगा भाई मुफ्ती साहब आपको? तबीयत एकदम हो गई ना, एकदम बेहतरीन माशाअल्लाह। चलिए तो चलते हैं उसके काउंटर पे पैसे देने को। मिसळ पाव तुमची अगदी व्यवस्थित होती, टेस्टी होती। तब्येत एकदम आमची जी आहे ना, आता काय बोलू मी तुम्हाला, माझ्याकडे शब्द नाही बोलायला। आम्ही पुण्यातून आले पण आम्हाला खूप आनंद झाला तुमची मिसळ, दही मिसळ खाऊन। म्हणजे असं वाटलं आम्हाला की आमच्या जे आम्ही इतके लांब आलेत ना ते आमचा वाया नाही गेलात। धन्यवाद खूप खूप। आणि आम्ही आमचे जे सबस्क्रायबर्स आहेत त्यांच्याशी सुद्धा विनंती करतो की हा अस्मिता वडापाव आणि मिसळपाव सेंटर आहेत आपले पहाडी जे आहेत बापदेव घाट त्याचे वरती। लोक इथे येऊन जे आहे ते आनंद घेऊ शकतात मिसळपावचा आणि वडेपावचा। चहा नाहीत का? आहेत ना, ठीक आहे।